हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? तो आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो एवरीवन। आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्या मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। अच्छा, एक मिनट, चैट लिंक रिफ्रेश करके देखूं। हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। कहाँ गए सब लोग? क्या गया है? हेलो एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो। आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू सी मी? हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स। सब लोग सुन पा रहे हैं? जस्ट अ मिनट। हेलो डियर स्टूडेंट्स। ज़रा एक बार बताओ। सब लोग बताओ, क्या अभी आपके मैसेज आ रहे हैं? ओके, बच्चे बोल रहे हैं कि चैट ऑफ है। एक मिनट, इशू रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, आप लोग चैट ऑफ बता रहे हैं। चलिए, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, हाँ। जस्ट अ मिनट, मैं आप ये इशू ना टेक्निकल टीम को भेज देता हूँ ना।
टेक्निकल टीम विल लुक इनटू इट, बस 1 मिनट, है ना। चलो, जब तक कि ये इशू रिजॉल्व होता है तब तक मैं आपको बोलता जाता हूँ, मैं आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। इशू रिजॉल्व हो रहा है अभी, है ना, टेक्निकल टीम के पास भेज दिया गया है। तब तक हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डाउट होगा तो आप आगे पूछ लेना, ठीक है। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। लेक्चर 1 में हम स्ट्रेसेस के टाइप्स देख रहे थे, कितने टाइप के स्ट्रेसेस होती हैं। लेक्चर 2 पर चलते हैं, और लेक्चर 2 पे स्लाइड भी चेंज नहीं हो रही क्या? अरे ये क्या हो गया, सारी मुसीबतें एक साथ क्यों हाँ, आ गया। तो लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, ठीक है। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस कर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, और इंटरनल मतलब आंतरिक बल, ठीक है। तो जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आ रही है वो इंग्लिश में देखो, और जिन लोगों को हिंदी समझना है वो हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस के टाइप्स देख रहे थे पिछले वाले लेक्चर में। क्या देख रहे थे कि स्ट्रेस कितने तरह की होती है? तो 4 तरह की देख ली थी हमने। क्या क्या? सबसे पहली वाली थी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, ये देख चुके थे। फिर बियरिंग स्ट्रेस, ये देख चुके थे। फिर डायरेक्ट बेंडिंग, सॉरी बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, ये 3 देख लिए थे। फिर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देख लिया था। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस तो पिछली क्लास में हो गया था। जब हमारे पास डायरेक्ट शियर फोर्स आ रही होगी, है ना, शियर फोर्स डायरेक्टली एक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे, किसी भी सेक्शन पे आप देखोगे अलग अलग सेक्शंस पे, तो वो जो शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे दे विल बी पैरेलल टू द सेक्शन, सेक्शन के समानांतर पैरेलल एक्ट कर रहे होंगे, पैरेलल एक्ट कर रहे होंगे शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो वो वाली हो जाएंगी। तो इसके जो पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर, पैरेलल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी, वो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है अगली इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, है ना। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्तन प्रतिबल, ठीक है। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस पर आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब ये जो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएंगी ना, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो आएंगी दे विल बी बिकॉज ऑफ टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। तो टेंशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। टेंशन के एग्जांपल से समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे आएंगी। देखो, अब एक बात समझो, इसको ना आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। अभी हंसी मजाक बंद, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नो हंसी मजाक, सीरियसली पढ़ो। हमारे पास ये बॉडी थी, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई, तो ये पी फोर्स यहाँ पर लगा रखी है, पी फोर्स यहाँ पर लगा रखी है, दोनों एंड पर पी पी फोर्सेस एक्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर आपने कोई सेक्शन लिया यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर सेक्शन लिया, इस सेक्शन के ऊपर कौन सी स्ट्रेसेस आ रही होंगी? सबको पता है कौन सी स्ट्रेसेस आ रही होंगी। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रही होंगी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत क्या? यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आ रही हैं, ठीक। अब अगर मैं प्लेन चेंज कर दूं तो यहां पर तो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया था, इसके परपेंडिकुलर ले रखा था, परपेंडिकुलर ले रखा था, फोर्स भी क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर थी, तो स्ट्रेसेस भी परपेंडिकुलर ही आएंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी। लेकिन अगर मैं प्लेन चेंज कर देता हूं, मैंने मान लो ये वाला प्लेन ले लिया, इस वाले प्लेन को हटाया, मैंने ये वाला प्लेन ले लिया। अब इस वाले प्लेन पर अगर मैं इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग समझते होंगे क्या होता है, कि यहाँ पर मैंने इसको कट किया, ठीक है। इतने पार्ट का ही अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सिर्फ इतना ही हिस्सा मैं रखूंगा, ठीक है ना, बाकी का हटा दूंगा, और फिर इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्स शो करूंगा। तो अगर मैं इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, इस वाला पार्ट हटा देता हूँ, और सिर्फ इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना सब लोग, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मच पार्ट, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा दिखाई देगा?
ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, ये वाला हिस्सा कैसा दिखाई देगा? दिस पोर्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, इतने पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इस वाले पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आई एम ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो पी फोर्स यहाँ पर, ये तो पहले ही गिवन थी, पी फोर्स यही शो कर दी, और ये वाली जो पी फोर्स थी ये यहाँ पर आके एक्ट कर रही है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आके एक्ट कर रही है, कोई दिक्कत? ये वाली पी फोर्स एक्सियल है ना, अलोंग द एक्सेस एक्ट कर रही है, ये अलोंग द एक्सेस एक्ट कर रही है, तो एक्सेस के अलोंग ही यहाँ पर लग जाएगी, है ना। यहाँ पर जो एक्सेस थी, लेट अस सपोज ये एक्सेस थी यहाँ पर, दिस वाज द एक्सेस, तो एक्सेस के अलोंग लग रही थी, यहाँ पर भी ये फोर्स एक्सेस के अलोंग लगेगी। ठीक है ना, तो ये एक्सेस के अलोंग यहाँ पर इस तरह से एक्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये वाले सेक्शन पर अब हम स्ट्रेसेस देखेंगे ना, तो स्ट्रेसेस कैसी आएंगी? स्ट्रेसेस को हम कभी इंक्लाइंड ऐसे तो शो नहीं कर सकते कि ये स्ट्रेसेस इस प्लेन पर इंक्लाइंड लग रही हैं। ठीक है ना, स्ट्रेसेस इस प्लेन के ऊपर या तो हम इस प्लेन से परपेंडिकुलर शो करेंगे या फिर इस प्लेन से पैरेलल शो करेंगे। तो क्या करेंगे, इस फोर्स को अब रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को, इस तरह से और इस तरह से। तो इसके ना दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो जाएगा इस सेक्शन से परपेंडिकुलर, सीधा सीधा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला जो पार्ट है ये इस क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर हो गया, और फोर्स को जब दूसरे पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इससे पैरेलल, इससे पैरेलल। ठीक है, ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा था, अगर ये एंगल थीटा था, ठीक है ना, तो ये वाला कंपोनेंट बता दो, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ जरा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या पी कॉस थीटा हो जाएगा? पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये फोर्स क्या थी बताओ? ये फोर्स कैसी थी इस बॉडी के ऊपर? दोबारा से चलते हैं इसी बॉडी के ऊपर। तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रखी थी ये डायरेक्ट हमने टेंशन फोर्स लगा रखी थी, कंप्रेशन भी हो सकती है, टेंशन से समझ लेते हैं। तो ये जो फोर्स लगा रखी थी डायरेक्ट टेंशन फोर्स लगा रखी थी, डायरेक्ट टेंशन फोर्स लगा रखी थी, लेकिन जो हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन इंक्लाइंड देख रहे हैं। अब जब आपको इंक्लाइंड क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्सेस को स्टडी करना है या स्ट्रेसेस को स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, इतनी बॉडी को हटा देते हैं। ठीक है ना, इतनी बॉडी को हम हटा देते हैं, बाकी बची हुई बॉडी, ये वाली जो बॉडी है ना, इतना पार्ट, इस पार्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पार्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना रहे हैं, जो फोर्सेज ओरिजिनल लग रही थी, जहां पर जैसी लग रही थी वो फोर्सेज हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस वाली बॉडी पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इसके ऊपर वो सारी की सारी फोर्सेज लगा दी हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो ये तो नॉर्मल ही है, इस क्रॉस सेक्शन से नॉर्मल है, लेकिन हमको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है ये वाले इंक्लाइंड सेक्शन के ऊपर। अब जब इस इंक्लाइंड सेक्शन के ऊपर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेसेस हमने देखा था कि दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, क्या क्या? या तो परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी। तो अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड भी एक्ट कर रही है ना, अब देखो ये वाला जो प्लेन है और ये जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, ये इंक्लाइंड है। तो जो इंक्लाइंड फोर्स होगी ना उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा और एक पैरेलल वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट की टेंडेंसी क्या होगी, इसको, ये वाले पार्ट को इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करवा देने की टेंडेंसी होगी ना पैरेलल फोर्स वाले कंपोनेंट को। तो पैरेलल वाला फोर्स वाला कंपोनेंट इसको इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करवाएगा। ठीक है ना, तो जो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा शियर फोर्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, सो दिस विल बी शियर फोर्स, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा ये लग रहा होगा एज अ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो फोर्सेस आएंगी वो नॉर्मल फोर्सेस, जो स्ट्रेसेस आएंगी वो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, और इस पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी ये आ जाएंगी शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, सो दिस विल जनरेट, ये वाला जो पार्ट होगा इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल जनरेट
शीयर स्ट्रेस, ठीक है, शीयर स्ट्रेस जनरेट करेगा। और कौन सी वाली हो जाएंगी, इनडायरेक्ट शीयर स्ट्रेस, ठीक है। ये वाली जो शीयर स्ट्रेस आ रही है ये इनडायरेक्ट आ रही है, हमने शीयर फोर्स लगाई नहीं थी। लगाई क्या थी, लगाई तो नॉर्मल फोर्स थी, लेकिन किसी और प्लेन पर जब देख रहे हैं ना, तो किसी और प्लेन पर शीयर स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, सो दिस विल जनरेट शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस। और ये कैसी हो जाएंगी, इनडायरेक्ट शीयर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शीयर स्ट्रेस, ठीक है। और ये तो नॉर्मल स्ट्रेस ही जनरेट करेगा, ठीक है। तो दिस विल जनरेट नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट कर देगा। क्लियर है सबको, बताओ क्लियर है। कैसे पता चलेगा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है ना। तो इसके यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या जनरेट कर रहा है, शियर स्ट्रेसेस जनरेट कर रहा है। तो शियर स्ट्रेस ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो जाएगी। और यहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी। अगर आप ये चीज सीख गए तो इसी चीज का पूरा यूज है आपके चैप्टर नंबर 4 में। कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर 4, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के अंदर इसी तरह से ही इसका ही यूज है, मतलब इसी का ही एप्लीकेशन है। तो ये आ रही है क्या आपकी इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो ये था आपका 5th पार्ट, ठीक है। कंप्रेशन भी होगा तो कंप्रेशन की वजह से बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन होगा यही इफेक्ट, ठीक। अब आगे चलते हैं, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन, ठीक है। अब टॉर्जन की वजह से क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई शाफ्ट है, हमारे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास कोई शाफ्ट है, शाफ्ट सपोज इस तरह से है, ये रही हमारे पास शाफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास शाफ्ट है, 3 डायमेंशनल में शो करने की एक कोशिश है कि ये शाफ्ट 3 डायमेंशनल में दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ इस शाफ्ट का एक्सेस ये रही, इस शाफ्ट की एक्सेस ये रही, ठीक है। अब एक्सेस के अबाउट अगर हम मोमेंट लगा दें इस तरह से, रोटेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मोमेंट ऐसे इसका अपोजिट लगा देते हैं, ठीक है ना, इसका अपोजिट इस तरह से। तो एक तरफ इस शाफ्ट को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ऐसे पकड़ के, समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अबाउट ऐसे, और दूसरी तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, तभी ये बैलेंस होगा, है ना। एक इस तरफ घुमाएगा घुमाएगा, दूसरा इस तरफ, तभी तो ये बैलेंस में रहेगी, ऐसे, है ना, है ना। तो टॉर्क एक तरफ ऐसे लग रहा है, एक तरफ ऐसे लग रहा है। अब ये जो शाफ्ट है, अब आप इमेजिन करो जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं सुखाने के लिए, है ना, पानी निकालने के लिए जब हम कपड़े निचोड़ते हैं तब भी हम ऐसे ही करते हैं। तो उस कपड़े को, आपकी टॉवल है मान लो, ठीक है, टॉवल है ना, उसको आप एक सॉलिड मान लो, सॉलिड मान लो। तो आपने पूरी एक शाफ्ट माना, और जैसे पूरा कपड़ा निचोड़ते हो, टॉवल निचोड़ते हो, ठीक है, ऐसे ही वो सॉलिड भी निचोड़ रहा है ना। आप ऐसे विजुअलाइज करो कि वो सॉलिड भी निचोड़ रहा है। तो आप क्या देखोगे, जब इस सॉलिड को निचोड़ते हुए देखोगे ना, तो सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, तो ये शाफ्ट भी ऐसे निचोड़ रही है ना। अब इसके जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं, मन में सोचो कि ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ी लगी हुई हैं, तो सारी की सारी सर्कुलर डिस्क है, सीडी पहले आती थी ना, सीडी डीवीडी, तो बस वही इमेजिन करो। तो सारी की सारी सीडी डीवीडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे चिपकी हुई लगी हुई है ना। हल्के हल्के फेविकॉल से हमने इन सबको चिपका दिया है। और जब इसको इस तरह से निचोड़ रहे हैं, तो सारी सीडीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हल्की हल्की ऐसे स्लाइड कर रही है ना, स्लाइड, हल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हल्की हल्की स्लाइड कर रही हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब दो सेक्शंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेंगे, भले ही ये ऐसे स्लाइड कर रहे हो, मतलब इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब भी शियर आ रहा है। और अभी ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, तब भी शियर आ रहा है ना। जब ये कंप्रेस हो रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रही हैं, जब ये एलोंगेट हो रहे हैं तब भी नॉर्मल आ रही हैं। तो ऐसे कंप्रेस हो रहे हैं तो नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस, इस तरह से एलोंगेट हो रहे हैं नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन जब स्लाइड हो रहा है, तो ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चाहे ऐसे सरकें तब भी शियर आ रहा है, और चाहे ऐसे सरकें तब भी शियर आ रहा है।
आ तो दोनों में शेयर रहा है। तो यानी ये टॉर्जन में क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी सीडीज जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल लगी हुई हैं, ठीक है ना, जब हमने इनको निचोड़ा ऐसे किया तो सारी की सारी सीडीज हल्की 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 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ी सी स्लाइड की, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये स्लाइड की, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये, ठीक है ना। तो इस तरह से सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब स्लाइड कर रही हैं तो सबके बीच में क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। हमने डायरेक्टली क्या कोई शियर फोर्स लगाई थी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगाई थी, कोई शियर फोर्स नहीं लगी थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, ठीक है। और ये है टॉर्जन। तो टॉर्जन वाला जो केस होता है ना, इट इज अ केस ऑफ प्योर शियर। इसमें शुद्ध शियर आती है, प्योर शियर आती है। सो दिस इज द केस ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर का केस बनता है यहां पर, ठीक है ना। जब टॉर्जन एक्ट करेगा तो ना तो एक्सियल फोर्स आएगी, ना ही शियर फोर्स आएगी, ना ही बेंडिंग मोमेंट आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ शियर आएगी। टॉर्जन लगाया है, टॉर्जनल मोमेंट है, इसको टॉर्जन को टॉर्जनल मोमेंट भी कह सकते हैं आप। तो टॉर्जनल मोमेंट लगाया तब सीधे सीधे हर एक सेक्शन में प्योरली सिर्फ शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज केस ऑफ प्योर शियर। ये केस ऑफ प्योर शियर बन जाता है ना। टॉर्जन को टॉर्जनल मोमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये वाला सेक्शन था, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की ही तरह होता है। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा था, इस तरह का लीनियर डायग्राम बनता है ना। और यहां पर भी जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनेगा ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ये जो शियर स्ट्रेस आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, ये आ रही है आपकी टॉर्जन की वजह से, ठीक है ना। तो ये यहां पर इस तरह से बन जाता है, ठीक है। दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्जन, ड्यू टू टॉर्जन, या फिर आप टॉर्जनल मोमेंट भी लिख सकते हो, टॉर्जनल मोमेंट, ठीक है। और इसको ट्विस्टिंग मोमेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो टॉर्जन को ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्जनल मोमेंट भी बोल सकते हैं, टॉर्जनल मोमेंट या ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट या सीधे सीधे ट्विस्टिंग भी बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग, ठीक है। क्लियर, चलो ये लिख लो जल्दी से, राइट डाउन फास्ट। तो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस ये टॉर्जन की वजह से इस तरह से आएगी, और ये केस ऑफ प्योर शियर बनेगा, यहां पर शुद्ध शियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शाफ्ट भी ड्रॉ कर लो। हो जाए तो बता देना, है ना। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस। कैट ठीक करवा रहे हैं, चल रहा है काम बैकग्राउंड में, कैट पे काम चल रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है ना। पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि थोड़ी सी लेट शुरू हो पाई थी, हल्की सी लेट शुरू हो पाई थी। बिना चैट के मजा नहीं आ रहा है मुझे, तो पढ़ाने में बिना चैट के ज्यादा मजा आ रहा है मेरे ख्याल से। जो समझने वाले बच्चे हैं ना वो बिना चैट के ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वरना कुछ ना कुछ इतने फालतू के कमेंट्स आते रहते हैं ना, डिस्टर्ब होता रहता है, ठीक है। अभी कम से कम ठीक से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, आगे चलते हैं, ओके। तो अभी काम चल रहा है चैट के ऊपर, आप टेंशन मत लो। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन अगर मिस हो जाता है ना तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आता आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन कन्वेंशन पे हमेशा ध्यान देना है ना। खासकर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, इन सब में साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी आपसे साइन कन्वेंशन गलत हो जाए, आता हुआ क्वेश्चन गलत,
अब नॉर्मल स्ट्रेसेस दो तरह की देखी थी हमने, ठीक है। बेसिकली दो टाइप्स में ही डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्या क्या, टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन, ठीक है, और कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन। तो टेंशन में क्या होगा, फोर्सेस कैसी लगेंगी, फोर्सेस टेंसाइल टेंसाइल लगेंगी। तो बॉडी इस तरह से थी, इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रही थी। टेंशन फोर्स का मतलब कि ये दोनों अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रही थी। अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बॉडी को खींच दिया, खींच के लंबा कर दिया, ठीक है ना। तो जब खींच के लंबा कर दिया, इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। अच्छा, और स्ट्रेसेस भी कौन सी आएंगी यहाँ पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप देखोगे तो स्ट्रेसेस इस तरह से आ रही होंगी। ये भी सारे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को ये खींचने की कोशिश कर रही होंगी, ठीक है ना, खींचने की कोशिश कर रही होंगी। तो ये जो टेंशन आएगी, दिस विल बी पॉजिटिव। टेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना। किसी ना किसी को तो पॉजिटिव, किसी ना किसी को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो टेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेम बॉडी अगर हमारे पास है और इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, इस तरह से कंप्रेसिव फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो आप किसी भी सेक्शन पर देखोगे, कोई भी क्रॉस सेक्शन कट करके देखोगे, तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस आ रही होंगी इस क्रॉस सेक्शन पर, ये आ रही होंगी कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं, ठीक है ना। सो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम साइन कन्वेंशन क्या देते हैं, नेगेटिव साइन कन्वेंशन देते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन इज पॉजिटिव। हाँ बच्चों, एक बार जरा रिफ्रेश करके देखो, रिफ्रेश करके देखो, बताओ जरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रेश करके देखो और जल्दी बताओ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी तो नहीं आ रही हैं चैट आप लोगों की मेरे पास, बट रिफ्रेश करो और भेजो जरा, रिफ्रेश करके सेंड करो चैट, कुछ भी बोलो, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिखा है पहले तो लिखो, ठीक है। रिफ्रेश आप बाद में कर लेना, पहले लिखो, है ना। राइटिंग डाउन इज मोर इम्पॉर्टेंट। लिख लो तो बता देना जैसे ही हो जाए। फर्स्ट यू राइट डाउन एंड देन टेल मी। नहीं हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया होगा सबने। आगे चलते हैं, अब शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन समझते हैं। देखो, शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन भी। शियर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे ये मैंने एलिमेंट बनाया, अब इस एलिमेंट पे पॉजिटिव फेस क्या है, नेगेटिव फेस क्या है, सबसे पहले ये समझना है, ठीक है। तो दो बार समझाऊंगा, पहली बार में ही कोशिश करना अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं आ पाए अच्छे से समझ में तो दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार नहीं बताया जाएगा। तो दो बार बताऊंगा, दो बार में ही समझ लेना, ठीक है, ठीक है, दो बार में ही समझ लेना। ये क्या है, एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, है ना। तो अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है, आपको सबको पता है दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सेस, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा। ऐसे जा रहे हैं तो हम नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसे जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई की तरफ जा रहे हैं। ये चीज आप जाने कितने सालों से पढ़ते आ रहे हो, ये सब आपको पता है पहले से, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, लेकिन अब मैं नया क्या बता रहा हूं, ये वाला फेस बता रहा हूं। ये वाला फेस आप बताओ कि इस पे ये वाला फेस किस तरफ देख रहा है। इस फेस में मान लो मैं अंदर हूं, मैं यहां पर खिड़की खोलूं और मैं बाहर देखूं, तो मुझे इस फेस से कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी, क्या मुझे पॉजिटिव एक्स दिखाई देगी। तो इस फेस में, ये इस डब्बे के अंदर मैं बंद हूं, ठीक है, ये अनिरुद्ध सर है, ये डब्बे के अंदर बंद है, ठीक है। अनिरुद्ध सर डब्बे के अंदर बंद है, यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है, यहाँ पर भी एक खिड़की बनी हुई है, सारी की सारी दीवालों पर ये खिड़की बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऑन ईच एंड एवरी वॉल देयर इज अ विंडो, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली विंडो से बाहर देखूं तो मतलब मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ देख रहा हूँ। तो ये वाला फेस क्या हो गया मेरे लिए, दिस इज पॉजिटिव एक्स फेस। ये वाला फेस क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव एक्स फेस, ठीक है। अगर ये वाली खिड़की को खोल के मैं बाहर देखूं तो मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं, मैं पॉजिटिव वाई की तरफ देख रहा हूं। मैं पॉजिटिव वाई की तरफ देख रहा हूं तो ये वाला हो गया मेरा पॉजिटिव वाई फेस, ठीक है। अगर मैं ये वाले दीवार पर खिड़की खोल के देखूं तो मतलब मैं किस डायरेक्शन में दिखाई देगा मुझे,
इस दीवार पर खिड़की खोल के देखूं तो ये नेगेटिव एक्स की तरफ दिखाई देगा। तो ये वाला फेस जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स फेस, नेगेटिव एक्स फेस। और अगर यहां पर जमीन में छेद है, स्लम डॉग मिलियनेयर देखी थी ना, है ना, उसमें कहाँ से कूदता है वो लड़का, याद है? ठीक है, तो अगर ये वाले फेस की में मैं कूदूंगा नहीं, ठीक है, मैं कूदूंगा नहीं, लेकिन मैं देख तो सकता हूँ नीचे। तो यहाँ से खोल के मैंने देखा तो यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है मुझे, ये मुझे दिखाई दे रहा है नेगेटिव वाई फेस। सो दिस विल बी नेगेटिव वाई फेस। ठीक है, तो सबको ये फेसेस समझ में आ गए? ये कौन सा फेस है, पॉजिटिव एक्स फेस, ये पॉजिटिव वाई फेस, ये नेगेटिव एक्स फेस और ये नेगेटिव वाई फेस। ये चारों के चारों फेस आपको समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दोबारा समझाने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से एक बार में ही समझ में आ गए, है ना, फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ गए। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार और समझा देते हैं। जिस फेस की तरफ, मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की चार दीवारें हैं, है ना, हो सकता है छह दीवारें भी आ जाएं, है ना, थ्री डायमेंशनल बनेगा तो छह दीवारें आ जाएंगी, क्यूबिक फेस होगा, क्यूबिक एलिमेंट हो जाएगा अगर थ्री डायमेंशन में बनेगा तो अगर मैं थ्री डायमेंशन में बनाऊं तो मेरा क्यूबिक एलिमेंट कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्यूबिक एलिमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। इन थ्री डायमेंशंस माय क्यूबिक एलिमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बन दूं, है ना, मैं इसके अंदर बन दूं, मुझे पैक करके क्या क्या किया जा रहा है, पैक करके सीओडी, है ना, पे ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पर जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई है, ये एक्स एक्सेस हो गई है, ये वाई एक्सेस हो गई है और ये जेड एक्सेस हो गई है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस यहाँ पर है, वाई एक्सेस ये रही और जेड एक्सेस ऐसे है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर की खिड़की मैं खोल के देखूं तो मैं पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो ये वाला जो फेस हो गया मेरा, दिस फेस इज पॉजिटिव एक्स फेस, पॉजिटिव एक्स फेस। ठीक है, अगर यहाँ वाली खिड़की से ऊपर में देखूं तो मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव वाई फेस, पॉजिटिव वाई फेस। अगर यहाँ पर सामने ये वाली जो दीवार है ना, इसके दीवार पे सामने जो दीवार है इधर पर, जो बोर्ड के इधर आ रही है ना, इस दीवार पर अगर खिड़की बनी है और इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव जेड की तरफ में देख रहा हूँ, तो ये वाला फेस हो गया पॉजिटिव जेड फेस। तो दिस फेस इज पॉजिटिव जेड फेस। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाला फेस जो हो जाएगा ये नेगेटिव नेगेटिव एक्स फेस हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव वाई फेस और इसके पीछे वाला हो जाएगा नेगेटिव जेड फेस। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे पास ये छह फेसेस देखने को मिल जाएंगे इसमें और चार फेसेस देखने को मिल जाएंगे 2D के केस में। ठीक है ना, ठीक है, तो छह छह फेस। गेट यूट्यूब वाला एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है भैया, एनर्जी पे ध्यान मत दो, क्या चिल्लाने लग जाऊं मैं? हाँ, इतनी तो एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम लोगों को? ठीक है, बार बार ये कमेंट मत करो और डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। ठीक है, चलो, तो ये चीज समझ में आई। तो अगर मैं इसके अंदर बैठ के यहां देख रहा हूं पॉजिटिव एक्स फेस, यहां देख रहा हूं पॉजिटिव वाई फेस, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव एक्स फेस और ये हो गया नेगेटिव वाई फेस। क्लियर है? ये सारे के सारे फेसेस क्लियर है? मेरे ख्याल से फेसेस क्लियर है, दो तीन बार बता दिया, इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम साइन कन्वेंशन पर चलते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अरे 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 ये क्या हो गया? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट के ऊपर अगर मुझे शेयर अप्लाई करना है तो अगर शेयर मैं अप्लाई करूं तो शेयर अप्लाई करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो इस तरह से अप्लाई हो सकती है और दूसरी इस तरह से। ये दो तरीके हो सकते हैं, इस वाले फेस के ऊपर या तो ऊपर जा सकती है, ठीक है, या नीचे जा सकती है। तो इस वाले फेस के ऊपर अगर ऊपर चली गई तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर नीचे जा रही है। अब इस वाले फेस के ऊपर, इस वाले फेस पे अगर ऊपर जा रही है तो यहां पर डेफिनेटली नीचे ही जाएगी,
है ना। यहां पर अगर ऊपर जा रही है तो यहां पर डेफिनेटली नीचे ही जाएगी, और यहां पर अगर नीचे जा रही है तो इस जगह पर डेफिनेटली ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर यहां पर ऊपर जा रही है ना तो इस फेस पर इसकी तरफ आएगी। अब ये मैं बाद में बताऊंगा कि इस फेस पर इसकी तरफ ही क्यों आएगी, ठीक है। अभी के लिए बस समझ लो कि अगर यहां पर ऊपर जा रही है तो यहां पर इस तरफ से आएगी, और यहां पर नीचे जा रही है तो यहां पर इस तरह से आएगी। तो यानी दोनों के दोनों या तो एकदम एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए और रहेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से नफरत में डूबे हुए रहेंगे। प्यार में डूबे हुए हैं तो मतलब एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। और नफरत में है तो मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे की नफरत में डूबे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे की नफरत में डूबे हुए हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा सिस्टम चल रहा है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखो, या तो दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे होंगे, है ना, या दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। हमेशा शेयर स्ट्रेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, या तो एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, या एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो या तो ऐसा केस बन सकता है, या फिर ऐसा केस बन सकता है, ठीक है ना। या फिर ऐसा केस बनेगा, या फिर ऐसा केस बनेगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, फर्स्ट दिस केस। यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वाला फेस कौन सा है। दिस इज पॉजिटिव एक्स फेस, पॉजिटिव एक्स फेस। अब इसकी डायरेक्शन बताओ जरा। ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये शेयर जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाली ट्रिक काम करती है। अगर दोनों प्लस प्लस हैं, इन दोनों को प्लस प्लस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन दोनों प्लस प्लस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी प्लस आएगा, ठीक है। वो प्लस आएगा तो ये यानी पॉजिटिव शियर स्ट्रेस हो जाएगा। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो एलिमेंट है ना ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। इस एलिमेंट के ऊपर जो इसका इफेक्ट आ रहा है ना, तो इसका इफेक्ट ना उससे उल्टा नहीं आ रहा। जो इसका इफेक्ट आ रहा है वही इसका इफेक्ट आ रहा है, वही इसका इफेक्ट आ रहा है, वही इसका इफेक्ट आ रहा है। इन चारों का इफेक्ट ना एक जैसा ही आ रहा है ना। और अगर इसमें देखें तो जो इसका इफेक्ट आ रहा है वही इसका इफेक्ट आ रहा है, वही इसका इफेक्ट है, और वही इसका इफेक्ट है। इन चारों का इफेक्ट एक जैसा है, ठीक है ना। तो अगर ये एक आपने एनालाइज किया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यानी ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं बाकियों को भी चेक करके, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं हम। तो ये वाला फेस कौन सा हो गया, दिस फेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई फेस, वाई फेस। एंड दिस फेस इज, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों ही प्लस प्लस हो गए ना। दोनों प्लस प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस आ जाएगा, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। समझ में आया सबको, समझ में आया। अब अगला वाला ना आप सॉल्व करोगे, आप मुझे बताओगे, आप लोग मुझे बताओगे कि ये वाला फेस कौन सा है। सबसे पहले ये बताइए ये वाला फेस कौन सा है। ये फेस क्या पॉजिटिव एक्स फेस है, क्या ये पॉजिटिव वाई फेस है, क्या ये नेगेटिव एक्स फेस है, क्या ये नेगेटिव वाई फेस है। विच फेस इज दिस। चार ही फेस हो सकते हैं 2D में, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। कौन सा फेस है। पॉजिटिव एक्स तो ये रहा, पॉजिटिव वाई ये रहा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स फेस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स है तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स फेस हो गया, दिस इज नेगेटिव एक्स फेस, ठीक है। नेगेटिव एक्स फेस हो गया। अब ये वाली डायरेक्शन बताइए, ये जो शेयर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, शेयर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, शेयर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन है। पॉजिटिव वाई था ऊपर, नेगेटिव वाई हो जाएगा नीचे। सो दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव एक्स क्यों लिख दिया मैंने, ये तो नेगेटिव एक्स फेस है ना। दिस इज नेगेटिव एक्स फेस।
हाँ, क्लास आ रही है क्या? आर यू एबल टू हियर मी नाउ? अभी क्लास चालू ही? क्लास ऑन है? क्लास ऑन है? सब लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सब लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो यस, ओके, चलिए बढ़िया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो ये वाला तो सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, साइन कन्वेंशन, है ना? साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों के मैसेज टेलीग्राम चैनल पे मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना? तो एटलीस्ट कुछ तो कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है ना? कुछ तो कम्युनिकेशन हो ही रहा है, बहुत बढ़िया है। चलिए, तो अब आप एक बात बताओ कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने गेट वाला में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया था, यहाँ पर कम अच्छा पढ़ा रहे। तो ऐसा क्या ज़्यादा मैंने अच्छा पढ़ा दिया था? सेम ही तो पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ मैंने वहाँ पर भी पढ़ाई थी, है ना? सेम चीज़ वहीं पढ़ाई थी, सेम ही चीज़ तो पढ़ा रहा हूँ, कुछ अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, सारी चीजें एकदम वैसे ही एज इट इज चल रही हैं। हो सकता है आपने अभी उम्मीदें बहुत ज्यादा बांध रखी हों कि अभी सर पता नहीं क्या तोप कर देंगे, क्या मतलब रॉकेट लगा देंगे, ठीक है? तो उम्मीदें उतनी ही रखो, मतलब जैसा पहले पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, समझ में आना चाहिए। मेन थिंग इज दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है? अब यहाँ पर चलते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा हंसी मजाक ज्यादा कर रहा था या जो भी था, तो अभी मैं थोड़ा सा सीरियस हो सकता हूँ, मे बी इस वजह से लग रहा होगा। बट मेरी कोशिश पूरी की पूरी यही है। वहां से ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलो तो बहुत अच्छी बात है। मेन थिंग इज दैट आप मेरे पढ़ाने के तरीके पे ध्यान मत दो, आप इस चीज पर ध्यान दो कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ पर आपने साइन कन्वेंशन समझ लिया, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट किस तरह का हो गया है? दिस इज पॉजिटिव, ठीक है? ये वाला जो एलिमेंट हो गया है, ये है पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस हो गया। अब इसका अपोजिट है, ये नेगेटिव हो ही जाना चाहिए, अपने आप ही नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ये नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? लेट अस सी। अब ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये वाला फेस आप देखो, ये क्या पॉजिटिव एक्स फेस है? सब लोगों को दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव एक्स फेस है? मुझे तो लग रहा है ये पॉजिटिव एक्स फेस है। आई थिंक दिस इज पॉजिटिव एक्स फेस, यस इट इज पॉजिटिव एक्स फेस, ठीक है? ये पॉजिटिव एक्स फेस हो गया। लेकिन अभी यहां पर जो एरो की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या ये पॉजिटिव वाई की तरफ जा रही है या नेगेटिव वाई की तरफ जा रही है? तो यहां पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव वाई की तरफ जा रही है। सो इट इज गोइंग इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है ना? तो अब एक पॉजिटिव हो गया है और एक नेगेटिव हो गया। तो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करें यहाँ पर, एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई वाली शॉर्ट ट्रिक देखें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे क्या दिखाई देगा यहाँ पर? यहाँ पर मुझे दिखाई देगा नेगेटिव शियर स्ट्रेस। नेगेटिव शियर स्ट्रेस, और नेगेटिव ही आना चाहिए था ना? जब ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है तो इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव इफेक्ट ही देना चाहिए। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, इस वाले पे नेगेटिव आ रहा है, सब पे ही नेगेटिव आएगा। फिर इस वाले पर देखते हैं। जब इस वाले पर गए, हमने देखा कि ये तो है पॉजिटिव वाई फेस, दिस इज पॉजिटिव वाई फेस, पॉजिटिव वाई फेस। तो ये क्या हो जाएगा? दिस, ये क्या है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला शेयर एलिमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सो इट इज गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट रूल से देखा जाए तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस आएगी दैट विल बी नेगेटिव शेयर स्ट्रेस, नेगेटिव शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? पॉजिटिव वाई फेस था और ये एक्स की, पॉजिटिव एक्स की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव शेयर स्ट्रेस। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। अब ये वाला देखते हैं। तो ये वाला जो साइन कन्वेंशन हो जाएगा ये भी नेगेटिव ही आना चाहिए। ये कौन सा फेस है? दिस फेस, दिस फेस इज नेगेटिव एक्स फेस, नेगेटिव एक्स फेस। और ये वाला जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? माइनस आएगा। दिस विल बी नेगेटिव शियर स्ट्रेस, नेगेटिव शियर स्ट्रेस, ठीक है? ये नेगेटिव शियर स्ट्रेस आ जाएगा।
और फिर आखिरी वाला फिर से नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव वाई फेस और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वाई फेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वाई फेस, नेगेटिव वाई फेस, और ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव शियर स्ट्रेस। तो सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया साइन कन्वेंशन? तो आई होप ये सारे के सारे साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव कैसे हो गया और ये वाला पूरा का पूरा नेगेटिव कैसे हो गया, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ठीक है ना। सो दिस विल बी नेगेटिव शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग सब क्रिस्टल क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सब लोग मेरे ख्याल से जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा था वैसे वैसे साथ साथ आप भी लिखते जा रहे थे, है ना। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब अगर इसके लिए ना मैं एक टेबल बना लूं, टेबल और फॉर्म में लिखूं अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर लिखा मैंने प्लेन, कि कौन से प्लेन पर, कौन से फेस पर, कौन से प्लेन पर या कौन से फेस पर मेरी शियर स्ट्रेस एक्ट हो रही है, ठीक है ना। और यहां पर मैंने लिखा कि वो शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो इन्हीं दोनों पर ही तो डिपेंड कर रही है शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किस प्लेन पर एक्ट कर रही है और वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर साइन, शियर स्ट्रेस का साइन क्या है, तो अगर मेरी शियर स्ट्रेस पॉजिटिव प्लेन पर एक्ट कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, तो साइन क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव साइन। साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेन पर या पॉजिटिव फेस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव फेस पर है और नेगेटिव ही डायरेक्शन में जा रही है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में जो मेरा शियर स्ट्रेस मिलेगा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मेरा प्लेन पॉजिटिव है और डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा नेगेटिव। और अगर मेरा प्लेन नेगेटिव है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो और इसको यहाँ पर अप्लाई करके भी देख सकते हो। तो पिछले डायग्राम में पूरा डिटेल में हमने डायग्राम पे अप्लाई करके देखा था, है ना। तो साइन कन्वेंशन शियर स्ट्रेस का सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो मैंने समझाया क्या, कि प्लेन कैसा है, कोई सा भी प्लेन हो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, कौन सा प्लेन पॉजिटिव है कौन सा प्लेन नेगेटिव है, सबसे पहले ये समझा। फिर देखा कि प्लेन के ऊपर जो शियर एक्ट हो रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो प्लेन की डायरेक्शन और शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन, इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा कि हमारे शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, इज इट क्लियर? झमाझम क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन तो ये सब हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, अगर आपके पास पोल आ रहे हैं क्या, पोल आ रहे हैं क्या, एक नया फीचर आया है, नया फीचर आया है, इसको ट्राई करते हैं। देखो आप पोल ट्राई करके देखो, आपके पास पोल आया क्या, पोल पहले यहाँ से तो चला जाए। चैट डिसेबल्ड, यहाँ से चैट इनेबल हो जाता है, चैट तो इनेबल हो रखी है यहाँ पर, अभी पोल नहीं जा रहा है, रुकना एक मिनट, एक मिनट।
थोड़ा सा क्या है, देखो बहुत सारे नए फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, तो शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो अभी ये शुरू नहीं हो पाया है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, नहीं तो आप ABCD करके ही आंसर दे देना, ठीक है ना। हम्म, अब मेरे ख्याल से आना चाहिए, शायद यही वाला कोर्स है। चलो तो कोई बात नहीं, अभी अभी देखो ये फीचर मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से चैट नहीं काम कर रही है, ये भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगली क्लास तक ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ना ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में ही बता दो। तो सारे बच्चों का आंसर तो वैसे आ गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड। तो ये हमारी रॉड है, और इसके ऊपर ना हमारा ये पंखा टंगा हुआ है ऐसे में, ठीक है ना, ये फैन है। तो फैन का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये रॉड छत से लगी हुई है, दीवार से लगी हुई है, तो ये इसका वेट जा रहा है नीचे की तरफ और ये पुल कर रही है ऊपर की तरफ। तो अगर इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो दोनों तरफ से जो है पुल आ रहा है, तो टेंशन आ रहा है। तो सारे बच्चों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सीजीएस यूनिट, तो स्ट्रेस का सीजीएस यूनिट क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट, तो देखो जो सबसे कॉमनली यूज होता है SI यूनिट। SI इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। फिर अपने यहाँ पर इंडिया में बहुत टाइम तक MKS यूज हुआ। MKS का मतलब होता है, अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप मीटर में करोगे, डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड यूनिट मीटर था, वेट के लिए था KGF, और टाइम के लिए था सेकेंड, ठीक है ना, तो वो MKS था। ब्रिटिश वगैरह में, ब्रिटेन में ये CGS चलता है। सी से मतलब होता है डिस्टेंस के लिए आप सेंटीमीटर का यूज करोगे, और वेट के लिए या मास के लिए आप ग्राम का यूज करोगे, और टाइम के लिए तो खैर सेकंड ही होता है, ठीक है ना। तो जो ऐसा यूनिट होता है वो बहुत हद तक MKS से मिलता जुलता है, MKS को रिलेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CGS यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, CGS ये वाला सिस्टम है। तो CGS के अंदर जो फोर्स की यूनिट होती है ना, फोर्स की यूनिट, तो यूनिट ऑफ फोर्स यहाँ पर हो जाती है डाइन, DYNE, ठीक है ना, डाइन। तो डाइन तो हो गई फोर्स की यूनिट, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगी। तो लेंथ की यूनिट क्या होती थी यहाँ पर, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो जाता है हमारा डाइन, डाइन, और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो CGS यूनिट हो जाएगी हमारी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस जरा बताओ। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो ये MKS से मिलता जुलता है। यहाँ पर जो फोर्स होता है, फोर्स न्यूटन में हो जाएगा, फोर्स विल बी इन न्यूटन, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा न्यूटन, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल भी होता है ना। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पास्कल लिखो चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर पास्कल भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेड लोड इज, तो डेड लोड के बारे में देखो जरा, डेड लोड क्या है? डेड लोड, डेड लोड, डेड लोड क्या डेड बॉडीज की वजह से आता है? हम बिल्डिंगों में डेड बॉडी लगाते हैं क्या? कहीं कहीं लगाते होंगे, लेकिन
डेड लोड डेड बॉडीज की वजह से नहीं आता, ठीक है ना। खतरनाक सा सवाल, खतरनाक सा ऑप्शन, ठीक है। वन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लोड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डेड लोड आएगा क्यों, ठीक है, एग्जिस्ट तो करता है। वन दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा लोड जो हमेशा कांस्टेंट होगा, एक बार बिल्डिंग पे लगा और लगा ही रह गया, वो कभी हटेगा नहीं, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। और जो रिमेन कांस्टेंट नहीं होता है वो कौन सा हो जाता है, लाइव लोड हो जाता है, ठीक है ना। चलो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एमकेएस यूनिट वही हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट जैसे ही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, लाइव लोड, लाइव लोड के बारे में बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव लोड। देखो जरा लाइव लोड, देखें कौन कौन बताता है। काफी सारे बच्चे सही सही आंसर करते जा रहे हैं एकदम। भी बताया, हाँ। तो लाइव लोड क्या तभी एक्ट करेगा जब हमें जरूरत है, हमें तो लोड की जरूरत ही नहीं है, हम तो कहते हैं कि लोड कभी ना आए बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन वो तो आता ही है। ऐसा थोड़ी होता है कि जब जरूरत है तब आ गया तो लाइव लोड, है ना। इज एक्चुअली अप्लाइड बाय पुटिंग वेट्स, तो हम जबरदस्ती के वेट पुट कर करके लगाते हैं कि नहीं। लाइव लोड होता है जो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, जिसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो इस तरह का लोड होता है लाइव लोड, ठीक है। मेनली ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट की वजह से क्या आता है, सेल्फ वेट की वजह से मेनली आता है आपका डेड लोड, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया बच्चे, एकदम शानदार शानदार, एकदम खतरनाक तरीके से सी आंसर। चलो, स्ट्रेस ऑफ 1 पास्कल इज इक्वल टू, बताओ जरा, 1 पास्कल की स्ट्रेस किसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे एकदम झमाझम तरीके से सही आंसर बताते जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर बताया बी, किसने बताया, सारे बच्चे बी बता रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे बी बता रहे हैं। तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसके ऊपर एक चुटकुला भी है कि एक बार क्या हुआ था कि सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे वो छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है। उनमें से न्यूटन भी था, उनमें पास्कल भी था, उनमें आइंस्टीन भी था, ठीक है, उनमें बर्नौली भी थे, सब सारे साइंटिस्ट थे, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट छुपन छुपाई खेल रहे थे, है ना। अब बर्नौली की बात आई, बर्नौली की बारी आई सबको ढूंढ के बोलने की, छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है। तो आइंस्टीन तो छुप गए, पास्कल भी छुप गए, न्यूटन बचे हुए, न्यूटन को कोई जगह ही नहीं मिली छुपने के लिए, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन खड़े हुए, न्यूटन खड़े हुए और उन्होंने अपने आसपास ना 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर बनाया और इसके अंदर ये खड़े हो गए, स्क्वायर ड्रॉ किया 1 मीटर बाय 1 मीटर का, और इस स्क्वायर में खड़े हो गए, ठीक है ना। अब बर्नौली आए ढूंढते हुए, बर्नौली ने कहा न्यूटन, देख लिया, ठीक है, न्यूटन पकड़ा गया। न्यूटन ने कहा मैं न्यूटन हुई नहीं, मैं तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हूँ, मैं तो 1 मीटर स्क्वायर के बॉक्स में खड़ा हुआ हूँ, सो आई एम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आई एम पास्कल, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चतुराई भी कर लेते थे साइंटिस्ट लोग, भी बेईमानी कर लेते, ठीक है। तो खैर क्या हुआ, 1 पास्कल किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, ये वैसे गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है, ये आया है 2007 में भी, 2007 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोबारा से आया हुआ है 2023 में, ठीक है, 2023 यानी इसी बार। कितनी तारीख को था, 12 फरवरी को ही पेपर था, अभी मार्च चल रहा है, 15 दिन नहीं हुए, 15 दिन पहले ही ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में आया था, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको आराम से कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके घर के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रेन, ठीक है ना। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम समझ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, फोर्स अप्लाई की, फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है, और उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए स्ट्रेस आ रहा है। तो फोर्स लगाते ही हो क्या रहा है, पहले डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्ट्रेन या विकृति, ठीक है।
जब हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से उसकी लेंथ में, साइज में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए या कैसे दर्शाया जाए, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्ट्रेन। ठीक है ना। तो लेंथ वगैरह में या डायमेंशन वगैरह में जो चेंजेस हैं उनको सीधे सीधे रिप्रेजेंट नहीं करते कि इतनी लेंथ चेंज हो गई है, इसको स्ट्रेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है ना। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? जैसे ये समझो आप कि ये हमारी ओरिजिनल बॉडी थी, यहां पर हमारे पास ओरिजिनल बॉडी थी। ठीक है ना। इस बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई किया। अब लोड अप्लाई करने की वजह से हुआ क्या कि इसकी लेंथ चेंज हो गई। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ गई, चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई लेंथ। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? इतनी लेंथ में चेंज आया है, दिस इज डेल्टा एल। ठीक है। डिवाइडेड बाय अगर ओरिजिनल लेंथ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन हो गया ये? एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में हमने मेजर किया। दिस इज एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये चीज क्लियर है? दिस इज एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं। फोर्स लगाने पर बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन हुआ, उस डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी स्ट्रेन। ठीक है ना। चलो, दानिश ने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट, 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए, अब ये देखिए, ये स्ट्रेन सबको क्लियर है। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इसकी यूनिट क्या होंगी? चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी? चेंज इन लेंथ क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। बाद में जो लेंथ आई है इसमें से शुरुआत की लेंथ को माइनस किया। तो अगर लेंथ में से लेंथ हटाया जाए तो यूनिट क्या आएगी? वो भी लेंथ की ही यूनिट आएगी। तो ऊपर जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है? ये लेंथ की यूनिट है। और नीचे तो लेंथ खुद है ही, तो ऊपर भी लेंथ की यूनिट, नीचे भी लेंथ की यूनिट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन की यूनिट हो जाएगी, लेंथ की यूनिट या लेंथ की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो गई, बची क्या? कोई यूनिट नहीं बची। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट विल बी नो यूनिट्स। नो यूनिट्स। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, मान लो ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों का ना डाउट बाद में आता है कि जब मैं स्ट्रेन को परसेंटेज के फॉर्म में बताता हूं तो आप लोग पूछते हो कि सर ये किसका परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है ये। ठीक है। तो अभी आप समझ लो, अभी आपको समझा देते हैं कि ये परसेंटेज के फॉर्म में कैसे आता है। तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर was subjected to was subjected to an axial tensile load, an axial tensile load which results in elongation of which results in elongation of 1 mm. What is the longitudinal strain या axial strain? What is the axial strain? तो axial strain क्या है ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा आप लोग बताओ, स्ट्रेन कितना आ रहा है? यहां पर दिया हुआ है लेंथ 1 मीटर थी, ओरिजिनल लेंथ वॉज 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर थी। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ दिया हुआ है 1 mm का चेंज आया है, 1 mm। ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन कितना आ जाएगा जरा बताओ? एक्सियल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। ये अभी स्मार्ट बोर्ड बहुत सारे लेटर्स खा रहा है, भूख लग गई क्या इसको भी? इतनी देर से पढ़ते पढ़ते इंसानों को भूख लगने लगती है, स्मार्ट बोर्ड को भी भूख लगने लगती है। लेटर ही खाया जा रहा है तब से। क्या क्या खा गया? रॉड ऑफ लेंथ। बाद में वापस से उगल भी देता है, वापस से आ भी जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ठीक है।
अच्छा इसका देखो कलर चेंज हो गया, बिंदी। खैर एनीवेज 0.001 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। खैर ठीक है, डेल्टा एल बाय एल ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ हो जाएगा 1 mm, 1 mm, ठीक है। और नीचे 1 मीटर है, तो 1 मीटर को भी एमएम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। एमएम एमएम कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/1000 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.001। तो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आ गया, सिंपली 0.001। और अगर इसको एज अ परसेंटेज इन लिखेंगे तो परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई है ये 0.1% आई है, 0.1% आई है, ऐसे लिख सकते हैं। तो या तो डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, या फिर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेन को एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाली डायमेंशन और नीचे वाली डायमेंशन, देखो किसी ने लिखा है 0.001 mm लिखा है, यहाँ पर mm नहीं आएगा। ऊपर वाला mm और नीचे वाला mm एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों mm कैंसिल आउट हो चुके हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं बची है, यूनिट लेस हो गया है ये। दिस mm एंड दिस mm कैंसल्ड आउट, ठीक है ना। तो दिस इज सिंपली 1/1000। स्ट्रेन कितना आया, 1/1000, बस, कोई यूनिट नहीं, ठीक है। तो 0.001 लिख सकते हो आप, या फिर इसको स्ट्रेन को परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हो 0.1%, ठीक है ना। अब कोई ये तो नहीं पूछेगा कभी कि सर ये परसेंटेज किसका परसेंटेज है, सर ये किसका परसेंटेज है, ये तो नहीं पूछोगे ना आप, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्ट्रेन इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया, यस इट इज यूनिटलेस। चलिए आगे चलते हैं। अब स्ट्रेन के टाइप्स देखते हैं, कितने तरह की स्ट्रेन होती है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, सो लेट अस सी ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल या लीनियर। देखो ठीक है, तो स्ट्रेन के कितने टाइप हो जाएंगे। अगर हमने लोड लगाया एक्सियल लोड, ठीक है ना, एक्सियल लोड लगाया, तो एक्सियल लोड की वजह से जो लेंथ में चेंज हो रहा है ना, एक्सियल डायरेक्शन में, इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसकी लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेन आ रही होगी ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, या एक्सियल स्ट्रेन। अब अगर हमारी जो फोर्स आ रही है वो शेयर आ रही है ना, फोर्स आ रही है, शेयर आ रही है, तो शेयर क्या करेगी, इसकी डायमेंशंस को ऐसे चेंज करने की कोशिश करेगी, डायमेंशन चेंज नहीं करेगी, सॉरी, एंगल चेंज करेगी। तो इसको ना थोड़ा एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बस 2 मिनट। दो मिनट हाँ। अब आप ये देखो, इस पर ध्यान दो। अगर हमारे पास ये बॉडी थी, ठीक है, इस बॉडी पर जब मैंने फोर्सेज ऐसे लगाई, जब मैंने फोर्सेज ऐसे लगाई तो ये क्या होगा, ये खिंचेगी ना, है ना। परपेंडिकुलर टू द सेक्शन फोर्सेज आ रही हैं तो ये खिंचेगी इस तरह से, है ना, इस तरह से खिंचेगी। और अगर मैंने इसके ऊपर कंप्रेशन लगाया तो ये कंप्रेस हो जाएगी। तो एंगल, जो ओरिजिनल एंगल थे बॉडी के, है ना, ये जो ओरिजिनल एंगल थे 90 डिग्री थे, ये 90 डिग्री के 90 डिग्री ही रहेंगे, है ना। जब यहाँ पर मैंने फोर्सेस इस तरह से लगाई थी, ठीक है, तो लेंथ में क्या हुआ है, बस लेंथ में चेंज हुआ है। जब टेंसाइल फोर्स लगाया तो लेंथ में चेंज हुआ, लेंथ इज इंक्रीज्ड। अगर मैं कंप्रेसिव लगाता तो लेंथ कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, और लेटरल डायरेक्शन में क्या होता है, ये बढ़ जाती। अभी खींचने पर क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में मैं खींच रहा हूं उस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशंस रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस करता तो जिस डायरेक्शन में मैं कंप्रेशन लगा रहा होता तो उस डायरेक्शन में तो इसकी लेंथ कम हो रही होती, है ना, लेंथ कम हो रही होती, लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी डायमेंशंस बढ़ रही होती, ठीक है ना। लेकिन जो एंगल था पहले 90 डिग्री, वो एंगल बाद में भी 90 डिग्री हमेशा रहेगा, ठीक है। पहले जो एंगल 90 डिग्री था, तो एक्सियल फोर्सेस की वजह से इसके शेप में चेंज नहीं आता, शेप पहले भी रेक्टेंगुलर था, वो अभी भी रेक्टेंगुलर रहेगा, शेप विल नॉट चेंज, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं शेयर लगाता हूं, तो अगर
मेरे पास इस तरह से शेयर है, चलो शेयर के डायग्राम तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए, यहीं बना देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह का एलिमेंट है, इस तरह का एलिमेंट है, और इसके ऊपर अगर पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मान लो इस तरह से यहां पर पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ना इसकी लेंथ चेंज होगी, ये वाले डायमेंशन, ये वाली लेंथ चेंज नहीं होगी, ना ये वाली लेंथ चेंज होगी, ना ये वाली लेंथ चेंज होगी, ना ये वाली, बताओ कोई सी लेंथ चेंज होगी क्या, ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ, कौन सी लेंथ चेंज होगी, कोई लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस वाले पार्ट पर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स, और यहां पर ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो जब मैं इस तरह से फोर्स लगाऊंगा ना, तो लेंथ कोई चेंज नहीं हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल इज चेंजिंग, ठीक है ना। अब यहां पर भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, मटेरियल इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। तो जब मैंने फोर्स इस तरह से लगाई तो ये कुछ तो डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर स्ट्रेसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने उस फोर्स को रेजिस्ट कर लिया, ऐसे हो जाएगा। लेकिन पानी क्यों फ्लो करता है, क्योंकि वो ये वाला रेजिस्टेंस दे ही नहीं पाता। तो इसीलिए जब भी शेयर फोर्स आएगी ना पानी के ऊपर, तो पानी बहता ही चला जाएगा, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता ही चला जाता है पानी के अंदर, ठीक है ना। तो जब टेंजेंशियल, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल या लीनियर स्ट्रेन आती है, उस स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, उस बॉडी की लेंथ में चेंजेस आते हैं, लेंथ में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो पहले मान लो इस तरह की लेंथ थी, बाद में ऐसे हो गई, तो ये क्या था, ये किस तरह का था, ये टेंसाइल था, ठीक है, यहां पर खींच खींच रखा था हमने, ठीक है ना। पहले अगर पहले बॉडी की शेप ऐसे थी, ठीक है, ये डायमेंशन थी बॉडी की, एक, ठीक है, तो पहले पहले बॉडी की डायमेंशन इस तरह से थी, और बाद में अगर हमने फोर्स लगा के इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है, इट इज बीइंग कंप्रेस्ड, ठीक है। तो स्ट्रेन ये वाली कैसी हो जाएगी, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्ट कर रही हैं, लेंथ की डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। सो फोर्सेस आर एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यहाँ पर टेंसाइल है, यहाँ पर कंप्रेसिव है। ये दोनों की दोनों जो स्ट्रेन्स हैं, दीज आर व्हाट स्ट्रेन, ये दोनों कौन सी स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, या एक्सियल स्ट्रेन है, या लीनियर स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये भी दो तरह की हो सकती है, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव, ठीक है। लेकिन जब टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात आएगी, तो टेंजेंशियल स्ट्रेन किस तरह का हो जाएगा, ये दो तरह का हो जाएगा, या तो ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन इस तरह का हो सकता है, यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से। तो इसका जो डिफॉर्म्ड शेप बनेगा, डिफॉर्म्ड शेप कैसा बनेगा वो भी देख लेंगे। और या फिर ये इस तरह से आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में इसका जो डिफॉर्म्ड शेप बनेगा, इन फर्स्ट केस डिफॉर्म्ड शेप विल बी लाइक दिस, पहले वाले केस में डिफॉर्म्ड शेप ऐसा हो जाएगा, इस तरह से डिफॉर्म हुआ, ठीक है ना। और दूसरे वाले केस में डिफॉर्म्ड शेप ऐसा हो जाएगा, दूसरे वाले केस में डिफॉर्म्ड शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो गामा है ना, एंगल में जो चेंज होगा, तो शियर स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो तो हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यहाँ पर लंबाई में चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा शियर, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्लियर है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज किस में आ रहा है, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यहां पर एंगल चेंज हो रहा है। तो जो एंगल में चेंज आया, ठीक है, पहले 90 डिग्री था, बाद में 90 डिग्री से चेंज हो गया कुछ और हो गया, तो ये जो एंगल के अंदर चेंज आया है ना, दिस चेंज इन एंगल इज एक्चुअली शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है, यहां पर एंगल में कितना चेंज आया, ठीक है ना। तो एंगल जो अभी 90 डिग्री के अलावा जो कुछ और हो गया है, तो पहले वाले एंगल और बाद वाले एंगल का जो डिफरेंस है,
दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू shear strain, ठीक है ना। तो shear strain विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगल। यहां पर जो shear strain आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत क्या? shear strain will be equal to चेंज इन एंगल। एंगल के अंदर जो चेंज आया है वही shear strain है, ठीक है। जरा इन दोनों में बताओ कोई डाउट? वैसे मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, अगर कुछ डाउट आएगा तो इसमें आएगा, क्योंकि ये चीज तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, वैसे बहुत सारे बच्चे ये भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी कोई डाउट आना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछो जल्दी से। आप टेलीग्राम के ऊपर कनेक्टेड हो, टेलीग्राम के ऊपर कनेक्टेड हो, जल्दी से आप डाउट पूछ लो। टेंजेंशियल स्ट्रेन को लेटरल स्ट्रेन नहीं बोल सकते। टेंजेंशियल स्ट्रेन को लेटरल स्ट्रेन नहीं बोल सकते। लेटरल स्ट्रेन अलग है, टेंजेंशियल स्ट्रेन अलग है, ठीक है। बैटरी खत्म होने वाली है, 1 मिनट चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो गुड। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेन के दोनों टाइप्स हैं, क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये शीयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। ये आपको क्लियर है, टेंजेंशियल या फिर ऑब्लिक लगा देना यहाँ पर, टेंजेंशियल और शीयर स्ट्रेन, ठीक है, टेंजेंशियल श्रेष शीयर स्ट्रेन। चलो, तो नॉर्मल स्ट्रेन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन वही है जो हमने स्ट्रेसेस के देखे थे ना, साइन कन्वेंशन स्ट्रेसेस के और स्ट्रेन के वही हैं। जब हमारे पास एलिमेंट इस तरह का था और इसके ऊपर अगर टेंशन फोर्स लगाई, टेंशन फोर्स लगाने से हुआ क्या कि इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ इंक्रीज्ड, लेंथ इंक्रीज्ड। लेंथ इंक्रीज्ड का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ जब बढ़ गई है तो पॉजिटिव चेंज देखने को मिला, है ना। तो लेंथ इज व्हेन इंक्रीजेस, तो ये टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, एंड दैट इज पॉजिटिव। अभी लेटरल स्ट्रेन क्या होता है ये भी बता देंगे थोड़ी देर में, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेन ये हो गया। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेन कब आ जाएगा? जब लेंथ बढ़ जाएगी, जब लेंथ बढ़ी तो टेंसाइल स्ट्रेन यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर लेंथ कम हो गई है, तो पहले लेंथ थी इतनी, 1 मिनट, पहले लेंथ थी, ओरिजिनल बॉडी को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ और चेंज होने के बाद की बॉडी को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, नियॉन ग्रीन से, ठीक है। तो पहले लेंथ थी इतनी, बाद में लेंथ हो गई है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कंप्रेसिव आ रहा है, सो लेंथ इज रिड्यूसिंग, लेंथ रिड्यूसेस। तो जब रिडक्शन हो रहा है तो बेसिकली रिडक्शन हो रहा है तो नेगेटिव ही आएगा ना, इफेक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन आ गया तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा आपका नेगेटिव। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे, एक बच्चा पूछ रहा था कि लेटरल स्ट्रेन क्या टेंजेंशियल स्ट्रेन ही होता है? देखो, जब फोर्स की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है ना। लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन हो रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्ट्रेन हो रहा है क्या? फोर्स जब यहां पर लगाई है तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो स्ट्रेन आ ही रहा है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले स्ट्रेन को हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो स्ट्रेन आप नोट भी कर लो चाहो तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नोट कर लेना चाहिए तो नोट करके भी आप लिख सकते हो। क्या? स्ट्रेन, स्ट्रेन इन lateral direction, lateral direction of applied force, applied force is called as lateral strain,
लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करके रखते हैं, जिस भी बच्चे को थोड़ा डाउट है अगर इस चीज में तो वो लिख सकते हैं, है ना। तो लेटरल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमने बता ही दी थी। ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, है ना। और ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, लेटरल डायरेक्शन। साथ ही साथ ये वाली डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज लेटरल एंड दिस इज ऑल्सो लेटरल, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शियर स्ट्रेन। नाउ शियर स्ट्रेन को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। शियर स्ट्रेन का साइन कन्वेंशन बेसिकली समझना मुश्किल काम है। शियर स्ट्रेन का साइन कन्वेंशन फिर भी हम समझ लेंगे, मेरे ख्याल से आप लोग तो समझदार बच्चे हो, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एलिमेंट था, एक और एलिमेंट बना देते हैं, एक पॉजिटिव के लिए बना देते हैं, एक नेगेटिव के लिए बना देते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव के लिए एलिमेंट बना दिया, एक नेगेटिव के लिए बना दिया, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान से देखना। पहले आप लोग ये बताओ मुझे कि ये वाला फेस कौन सा है, ये वाला फेस कौन सा है, बताओ जरा। ये फेस पॉजिटिव फेस है या नेगेटिव फेस है, दिस इज पॉजिटिव एक्स फेस, ठीक है। और ये वाला फेस कौन सा है, ये पॉजिटिव वाई फेस है। तो ये दोनों पॉजिटिव एक्स, ये दोनों पॉजिटिव फेस हो गए ना, ये दोनों पॉजिटिव फेस हो गए, दिस फेस एंड दिस फेस, दीज बोथ फेसेस आर पॉजिटिव फेसेस। और ये दोनों फेसेस नेगेटिव फेसेस हो गए, ठीक है। ये वाला फेस हो गया नेगेटिव एक्स फेस, ये नेगेटिव एक्स फेस हो गया, और ये नेगेटिव वाई फेस हो गया, ठीक है ना। तो एक है हमारे पास पॉजिटिव एक्स फेस, पॉजिटिव वाई फेस, नेगेटिव एक्स फेस, नेगेटिव वाई फेस, ये चार फेसेस हैं, ठीक है ना। अब जो शियर स्ट्रेन को हम समझते हैं ना, शियर स्ट्रेन को इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर देखो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने के बाद, एंगल चेंज होने के बाद देखो कैसा हो सकता है, या तो देखो एंगल चेंज होने के बाद किस तरह की ये दिखाई दे सकती है बॉडी। एंगल चेंज होने के बाद ये बॉडी ऐसी दिखाई दे सकती है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसे हो जाए, ठीक है ना, या तो ऐसे हो जाए, ऐसे एंगल चेंज हो गया। फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एंगल चेंज होने के बाद ये बॉडी इस तरह से हो जाए, मतलब शियर स्ट्रेन में ये ऐसे हो जाए। तो देखो ध्यान से देखना, शियर स्ट्रेन जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं। शियर स्ट्रेन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दो पॉजिटिव फेसेस के बीच का एंगल क्या हुआ, बढ़ा के कम हुआ। यहां पर दो पॉजिटिव फेसेस के बीच का एंगल बढ़ा के कम हुआ, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंगल चेंज भी उल्टे उल्टे आ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर दो पॉजिटिव फेसेस के बीच का एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर दो नेगेटिव फेसेस के बीच का एंगल बढ़ रहा है ना। तो दो पॉजिटिव फेसेस के बीच का एंगल बढ़ना या दो नेगेटिव फेसेस के बीच का एंगल बढ़ना दोनों एक साथ ही होंगे, है ना। अगर दो पॉजिटिव फेस के बीच का एंगल बढ़ेगा तो दो नेगेटिव फेस के बीच का भी एंगल बढ़ेगा, है ना। जब यहाँ पर ये वाला एंगल बढ़ेगा तो ये वाला एंगल भी बढ़ेगा। आप इसकी मदद से देख सकते हो, ठीक है, इसकी मदद से देख सकते हो, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना। जब ये कम होंगे तो साथ साथ ही कम होंगे, ठीक है ना। और जब ये बढ़ेंगे तो साथ साथ ही बढ़ेंगे, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को देखो, ये अपोजिट एंगल्स को देखो। जब ये बढ़ेंगे तो साथ साथ बढ़ेंगे, और जब ये कम होंगे तो साथ साथ कम होंगे, दोनों साथ साथ कम होते जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही इन दोनों एंगल्स को देखो आप, जब ये बढ़ेंगे तो साथ साथ बढ़ेंगे, और जब ये कम होंगे तो साथ साथ कम होंगे, है ना। तो हमेशा जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स, ये साथ साथ या तो बढ़ेंगे या कम होंगे, और ये अपोजिट एंगल भी या तो साथ साथ बढ़ेंगे या कम होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको शियर स्ट्रेन देखने को मिलेगा किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह, अब जो पहले रेक्टेंगुलर थी वो बॉडी शियर स्ट्रेन में या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, ठीक है। यही दो तरीके हो सकते हैं शियर स्ट्रेन में, या तो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। यहां पर देखो, एंगल बिटवीन दो पॉजिटिव फेसेस एंड एंगल बिटवीन दो नेगेटिव फेसेस इज इंक्रीजिंग, ये हो जाता है नेगेटिव शियर स्ट्रेस, ठीक है। पहले मैंने नेगेटिव का बना दिया है, ठीक है। तो यहां पर लिखो, व्हेन
एंगल बिटवीन टू पॉजिटिव फेसेस और टू नेगेटिव फेसेस increases, okay, then it will be negative shear stress. ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव shear स्ट्रेस, ठीक है ना। तो जब दो पॉजिटिव फेसेस और दो नेगेटिव फेसेस के बीच का एंगल जब बढ़ रहा है तो ये हो जाएगी नेगेटिव shear स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो पॉजिटिव फेस के बीच का एंगल, ठीक है, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव फेस, ये पॉजिटिव वाई, ठीक है, ये वाला फेस हो गया पॉजिटिव एक्स, ये वाला फेस क्या हो गया नेगेटिव वाई, और ये हो गया नेगेटिव एक्स। तो आप देख सकते हो दो नेगेटिव फेस के बीच का एंगल भी बढ़ रहा है और दो पॉजिटिव फेस के बीच का एंगल भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जब एंगल बढ़ता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब इन दोनों के बीच का एंगल कम होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू व्हेन एंगल बिटवीन टू पॉजिटिव फेसेस और टू नेगेटिव फेसेस डिक्रीजेस, ठीक है, तब क्या आ जाएगा पॉजिटिव shear स्ट्रेस, लिखा है मैंने shear strain होगा, ठीक है, इट विल बी shear strain, ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव shear strain, पॉजिटिव shear strain। तो यहां पर जो shear strain आ रहा था, दिस वाज नेगेटिव shear strain एंड दिस shear strain इज पॉजिटिव shear strain। क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक बात बता दो कि ये वाला जो पॉजिटिव shear strain आया है ये किस तरह की shear स्ट्रेस की वजह से आया होगा? किस तरह की shear स्ट्रेस की वजह से ये आया होगा? shear स्ट्रेस कैसी लग रही होगी? shear स्ट्रेस जब ये ऐसी लग रही होगी, देखना ध्यान से, देखना ध्यान देना आप, ठीक है, जब ये shear स्ट्रेस ऐसी लग रही होगी तभी आया होगा ना, ऐसा। देखो ये दोनों क्या है, ऐसे खींच रहे हैं ना, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस वाले कॉर्नर के ऊपर देखो दोनों का इफेक्ट ऐसे आ रहा है कि ये दोनों मिलके खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे खींच रहे हैं, है ना। ये इन दोनों का इफेक्ट है ना, ये दोनों ऐसे जब ले जा रहे हैं तो मतलब टोटल इफेक्ट क्या आ रहा है, ये दोनों ऐसे खींच रहे हैं, इसको ऐसे ले जाके खींच रहे हैं, है ना। और इन दोनों का इफेक्ट ऐसे आ रहा है कि ये दोनों इस कॉर्नर को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो इस तरह से जब खींचेंगे तो ऐसे ही इफेक्ट आएगा ना। देखो ये रहा, है ना, इधर से इसको खींचा ऐसे और इधर से इसको खींचा, तो ये इफेक्ट कैसा आया, ऐसे ही आया। ये इसी तरह का ही बन रहा है, ये इसी तरह का बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो shear स्ट्रेस था ये कैसा था बताओगे? ये वाला shear स्ट्रेस पॉजिटिव था कि नहीं था? पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव shear स्ट्रेस हो गया पूरा का पूरा। तो पॉजिटिव shear स्ट्रेस की वजह से जो shear स्ट्रेन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव shear स्ट्रेस लग रहा है तो पॉजिटिव shear स्ट्रेन आएगा। क्लियर? पॉजिटिव shear स्ट्रेस विल गिव पॉजिटिव shear स्ट्रेन। और अगर इस वाली जगह पर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इस तरह का जो shear स्ट्रेन बना है ये किस तरह के shear स्ट्रेस की वजह से बना होगा? ये बना होगा इस तरह के shear स्ट्रेस की वजह से, जब ये ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था और ऐसे लग रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये दोनों जब इस तरह से जा रही हैं तो यहाँ पर टेंडेंसी है ना कि इस वाले कॉर्नर को ये खींच रही हैं ऐसे, इस वाले कॉर्नर को ऐसे खींच रही हैं, है कि नहीं है? दोनों shear स्ट्रेसेस ऐसे जा रही हैं, तो इन दोनों का जो मिला जुला इफेक्ट आएगा वो इसको इस कॉर्नर को इस तरह से खींचने का होगा, और इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा वो इस कॉर्नर को इस तरह से खींचने का होगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाले कॉर्नर को खींचा जा रहा है ऐसे और ये वाले कॉर्नर को खींचा जा रहा है ऐसे, इन दोनों कॉर्नर्स को जब इस तरह से खींचा जाएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर लाके इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, ये वाला इफेक्ट ऐसा आएगा,
ठीक है ना। तो ये वाली जो दोनों shear स्ट्रेसेस हैं ये इधर खींच रही हैं, और ये दोनों वाली shear स्ट्रेसेस इसको इधर खींच रही हैं। तो नेगेटिव शीयर स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव शीयर स्ट्रेन आएगा। ठीक है, सो दिस वाज पॉजिटिव शीयर स्ट्रेस, पॉजिटिव शीयर स्ट्रेस की वजह से पॉजिटिव शीयर स्ट्रेन, और नेगेटिव शीयर स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव शीयर स्ट्रेन। क्लियर? तो शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन की भी डायरेक्शन क्लियर। ऐसे ही जब पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस होता था, पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस होता था जब टेंसाइल, उसकी वजह से पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, है ना। जब नेगेटिव शियर स्ट्रेस होता था तो उसकी वजह से नेगेटिव, जब नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था तो नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आएगा। तो जितनी भी पॉजिटिव स्ट्रेसेस हैं उनकी वजह से पॉजिटिव स्ट्रेन आ रहा है, और जो भी नेगेटिव स्ट्रेस है उनकी वजह से नेगेटिव स्ट्रेन आ रहा है। क्लियर है सबको? तो मेरे ख्याल से आज की क्लास शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रही। आज की क्लास बढ़िया रही, मजा आया सबको, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने में मजा आया? चलो तो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, वी विल मीट टुमारो अगेन सेम टाइमिंग्स पर, और आप कल रिवाइज करके आना। ठीक है, जो कुछ आज पढ़ा है एक बार दोबारा से पढ़ लेना, रिवाइज करके आना, तो आपको और बेहतरीन मजा आएगा। ठीक है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।